बहुत ही खूब कहा है किसी ने, करो ध्यान मन से और तन से करो योग, नहीं समी पाएगा फिर कोई भी रोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर आशुतोष सयाना जी से। जी हाँ, ये है एक उम्दा सर्जन, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल और डीन गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेडिकल के क्षेत्र में आपको बहुत अनुभव रहा है, तो पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका ये मेडिकल के क्षेत्र में आपका सफ़रनामा कब और कैसे शुरू हुआ और समय के साथ साथ आपके क्या अनुभव रहे? जी, सन 1994 में जब मैंने MBBS किया, उसके बाद मैंने MS जनरल सर्जरी KGMC लखनऊ से जो है किया, और 1999 से लेकर के 2003 तक मैं दिल्ली के कई अस्पतालों में मैंने काम किया। और उसके बाद जो है मैं उत्तराखंड में 2003 में एज ए सर्जन, एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया। और उसके बाद जो है मैंने सर्जरी के फील्ड में काम किया और MBBS और MS के अध्यापन कार्य भी किया मैंने। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि चिकित्सा शिक्षा में आपके अनुसार क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? यदि है तो किस पैरामीटर्स पे? जी, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरीके से नई नई तकनीक आ रहे हैं और उनका सदुपयोग अगर हो और नई तकनीकों का ज्ञान हो, और जितने भी चिकित्सक हैं और जितने भी हमारे MBBS और जितने MD MS करने वाले छात्र हैं, उनका सचमुच जो है उनका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र के लिए करें, तो निश्चित ही हमारे जो है उपचार करने में ये सहायक होंगे। जी डॉक्टर साहब, एक अच्छे सर्जन और एक अच्छे डॉक्टर की यदि बात करें तो आपके अनुसार वो क्या गुणवत्ता वाली चीज़ें उनमें होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली जो बात है किसी भी चिकित्सक के लिए, चाहे वो सर्जन हो या फिजिशियन हो, एक सेवा भाव जो है अवश्य इस प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। जिसको सेवा करनी हो और जिसको मानव सेवा जो है करना हो, वही इस फील्ड में आएँ और इस फील्ड को अपनाएं, तभी वह आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, चिकित्सकों की सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? चिकित्सकों की सामाजिक जिम्मेदारी बहुत अहम है, और चिकित्सकों को जो समाज जो है बहुत पहले से ही एक उच्च स्तर पर जो है एक आदर्श के रूप में हमेशा देखता आया है। और चिकित्सकों की हर एक, चाहे वह वेशभूषा हो, चाहे उसका आचरण हो, चाहे वो जो है बातचीत हो, वो ये हमेशा से ही जो है उनको समाज ने अपनाया है और एक आदर्श के रूप में समझ करके जो है हमेशा जो है चिकित्सक को देखना चाहती हैं। जी डॉक्टर साहब, आप राज के दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, डीन भी हैं, तो आपके अनुसार कितना ज़रूरी है मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज भी होना? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस तरीके से अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने कुछ नई चीज़ें जो हैं चिकित्सा के अध्यापन कार्य में जो है एक समावेश किया है, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन की स्किल्स हों, चाहे वो विभिन्न शिष्टाचार हों, चाहे वो मरीजों से, उनके तीमारदारों से किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से जो है उनकी बीमारी के बारे में, उनकी गंभीरता के बारे में किस तरीके से जो है अपने वार्तालाप में उन्हें जो है अपनाना चाहिए, यह जो है बहुत आवश्यक माना गया है। और ये हमने जो है सभी मेडिकल कॉलेजों में इसको जो है हमने प्रारंभ भी कर दिया है, और हम इसको आवश्यक रूप से इस पर जोर दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका भी चिकित्सा की काफ़ी ज़्यादा अनुभव रहा है, और तो आप इसे पूछना चाहेंगे कि यूँ तो जब बरसात में बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है तो ये कई बीमारियां लेकर आती हैं, और जैसे कि हम आज देख भी रहे हैं कि काफ़ी सारी बीमारियां हो रही हैं। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में वो कौन सी बीमारियाँ हैं जो होना लाजमी हैं?
जी हाँ, जिस तरीके से आजकल बरसात में कई बीमारियां देखने को मिल रही हैं और डेंगू जिसमें प्रमुख रूप से जो है आजकल दिखाई दे रहा है। अभी जिस तरीके से हमारे चिकित्सालयों में डेंगू के मरीज़, बुखार के मरीज़ अधिक पाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है टाइफाइड की बीमारी भी ये दिखाई दे रही है। लगभग 30 से 40 मरीज़ जो है हर ओपीडी में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वयस्क हों, ये डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं और उनको डेंगू लाइक सिम्टम के लेकर के हम उनको भर्ती भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से टाइफाइड के भी मरीज़ जो है देखने को मिल रहे हैं इस बरसात के सीज़न में। और इसके अलावा पहले जो मलेरिया और अन्य गैस्ट्रोएंटेराइटिस और भी बीमारियां जो है, वायरल हेपेटाइटिस, कुछ बीमारियां जो है दूषित पानी की वजह से भी होती हैं, तो बरसात में अधिकतर ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। सर, आपने अभी डेंगू का जिक्र किया, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, तो इसके लक्षण, कारण और इसका उपचार क्या है डॉक्टर साहब? जी हाँ, डेंगू में बुखार आता है और हड्डियों में, जोड़ों में, पीठ में दर्द होता है और बहुत अधिक दर्द होता है, इसलिए जो है इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और जिस तरीके से डेंगू जो बीमारी है, बुखार है, ये लगभग जो है 5-6 दिन तक जो है अगर जो है आता है और इसमें इन लक्षणों को हम अगर उपचार करें और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिस तरीके से कहते हैं उन चीज़ों को करें और साथ ही जो है कुछ जांचें हैं उनको भी जो है मॉनिटरिंग के लिए बीच बीच में देखते रहें और डॉक्टर की देखरेख में जो है अगर डेंगू का उपचार हो तो कई जो है मरीज़ बिना भर्ती के भी जो है ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो अमूमन एक व्यक्ति में नॉर्मल प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए और कब जाके हम पेशेंट को प्लेटलेट्स चढ़ानी चाहिए? जी हाँ, प्लेटलेट के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत अधिक भ्रांति भी है और एक पैनिक की सिचुएशन भी आजकल देखने को मिल रहा है। लगभग प्लेटलेट की जो रेंज है लगभग 1.5 लाख के करीब होनी चाहिए और कई बार जो है ये देखने को मिलता है 90,000, 60,000 तक में भी जो है मरीज़ जो है भर्ती होने के लिए अस्पताल में आते हैं और ऐसे मरीज़ जो है ओपीडी बेसिस पे ही जो है अपना इलाज करा सकते हैं। और जो हमने एक जो है लिमिट बनाई है 30,000 तक जो है अगर जो है प्लेटलेट गिरता है तब जो है भर्ती का जो है एक ये संकेत है। और इसके अलावा जो है प्लेटलेट चढ़ाने के लिए और उसका ट्रांसफ्यूज़न करने के लिए लगभग जो है 2,000 के करीब अगर हों और उसके साथ कुछ अन्य इंडिकेशन भी हैं, उसके चिकित्सक की जो है देख रेख में जो है प्लेटलेट भी चढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि डेंगू के पेशेंट्स में जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो रैशेज आ जाते हैं, तो वो क्या कारण है? जी हाँ, जो प्लेटलेट खून में एक ऐसा जो है एलिमेंट है, अवयव है जो कि ब्लीडिंग को जो है रोकने में सहायक होता है या क्लॉटिंग के लिए जो है सहायक होता है, क्योंकि प्लेटलेट की कमी की वजह से ये क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है और जो है खून बहने की जो टेंडेंसी है वो देखी जाती है। और कभी भी जो है कोई ऐसी परेशानी हो या जो है ब्लीडिंग जो है आने की टेंडेंसी हो तो उसमें बढ़ जाता है और या दिखने लगता है। जी, तो शायद इसीलिए जो डेंगू के मरीज़ हैं उनको कहा जाता है ब्रश ना करें, क्योंकि मसूड़ों से भी फिर खून निकलने का एक चांस रहता है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ऐसे में बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है किसी भी जो है दिनचर्या में जो है ब्लड निकलने की संभावना होती है तो ऐसे में जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कई बार डेंगू के पेशेंट्स को टाइफाइड की भी शिकायत हो जाती है, तो क्या कुछ मेल है इन दोनों बीमारियों का आपस में? नहीं, ये बिल्कुल जो है दोनों अलग अलग हैं और इस सीज़न में जो है टाइफाइड की बीमारी भी जो है दिख रही है और टाइफाइड में जो है जैसे बुखार आता है और बुखार का भी जो है पैटर्न इसमें थोड़ा सा अलग है और इसमें जो है जैसे उसमें जोड़ में और हड्डी में जो है बहुत तेज़ दर्द होता है, इसमें इस तरीके से जो है कम देखा जाता है या अन्य जो है सिम्टम्स जो हैं, लक्षण जो हैं इसमें अधिक देखा जाता है। और जैसे बुखार का जो पैटर्न होता है ये धीरे धीरे 3, 4, 5 दिनों में धीरे धीरे बढ़ता है
और इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जो दूषित पानी है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, ऐसे में जो है इन ऐसे मरीजों को जो है अधिक जो है देखा जाता है। जी डॉक्टर साहब, अमूमन जैसे जो हमारी जनता है, पब्लिक है, तो हम सोचते हैं कि एक बुखार आया तो हमने पैरासीटामोल ले लिया, पीसीएम के तौर पे हम ले लेते हैं, बुखार बैठ जाता है। वो भी वायरल फीवर भी 3 से 4 दिन तक तो रहता ही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डेंगू ही हुआ है या हमें मलेरिया हुआ है या टाइफाइड हुआ है, क्योंकि 4-5 दिन का समय तो लेता ही है। देखिए, एक तो सीज़न की बात होती है जी। और दूसरा जो है बुखार और बदन दर्द और ये इन जो बीमारियां हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, इसमें भी बुखार आता है, और टाइफाइड है, तो इन का जो है बुखार का पैटर्न कुछ अलग होता है। पहले तो ये जो चिकित्सक हैं वो समझ सकते हैं कि ये बुखार जो है किस तरीके से जो है आता है। जैसे मलेरिया में जो है एक दिन छोड़ करके और साथ में जो है जाड़ा लग करके और ठंड लग करके जो है इस तरीके से बुखार का पैटर्न दिखा जाता है। टाइफाइड में जो बुखार है धीरे धीरे 4-5 दिनों में धीरे धीरे बढ़ता है, और जो हड्डी और जोड़ का जो दर्द है वो अन्य बुखार में नहीं देखा जाता है। तो इस तरीके से जो है चिकित्सक इनको जो है भली भांति जो है पहचान सकते हैं, और ये सीजनल में किस सीज़न में किस तरीके का बुखार देखा जा रहा है, इससे भी जो है हम पता लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, पूछना चाहेंगे कि कोविड के बाद से जो पेशेंट्स थे कोविड के, देखा जा रहा है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है, तो अमूमन बुखार ज़्यादा हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो क्या आप उनको टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं? जी हाँ, पिछले 1-2 सालों में जब कोविड के तुरंत बाद जो है ऐसे कुछ अलग तरीके से जो है, जो पहले कभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं, ऐसी बीमारियां दिखी हैं, ऐसी परेशानियां दिखी हैं, और देखा गया है कि जो है कि इसको कोविड के मरीजों में ही जो है कुछ सांस की परेशानी, लंग्स की परेशानी और हार्ट डिजीज़ भी जो है ऐसे सामने आए हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी दैनिक दिनचर्या को जो है अगर हम सभी लोग ठीक करें और अपने पोषक तत्वों को जो है अपने भोजन में जो है शामिल करें, और अपने जितने भी जो इम्यूनिटी से संबंधित जो है कोई ऐसी चीज़ जो है जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा होता हो और खान पान में जो है नियमितता नहीं हो, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जैसे कि अमूमन बरसात में आंखें लाल हो जाती हैं, कंजंक्टिवाइटिस की बीमारी पकड़ लेती है, चाहे छोटे से बच्चे हों, स्कूल जाते हैं तो वहीं पे फैल जाता है, तो ये बरसात के मौसम में अधिकतर देखा जाता है। तो ये आई फ्लू के बारे में मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी हाँ, आई फ्लू भी जो है इस बीच जो है ज़्यादा देखे गए हैं, और आई फ्लू के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें हाइजीन का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए, और कभी भी जो है अपने हाथों को जो है चेहरे पर जो है लगाने से बचना चाहिए, और कभी भी बार बार जो है अपने हाथों को जो है बीच बीच में अगर हम धोएं, और विशेषकर अपने चेहरे पे जो है लगाने से जो है बचें, और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में कोशिश कर रहे हैं कि जो है हम न जाएं, और विशेषकर जो है जिनको आई फ्लू ऑलरेडी से हो रहा है, जिनकी आंखें लाल हैं, और उन लोगों से भी जो है अगर दूरी बनाए रखें और प्रॉपर सावधानियां बरतें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो है बचाव हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई एक जनरल कोई दवाई है जिसको हम डाल के ठीक कर सकते हैं, या नॉर्मल ही वो अपने आप क्योर हो जाता है? जी हाँ, चिकित्सक की सलाह में कुछ दवा भी हैं, और साथ में कुछ हम जो है जैसे मैंने बताया कि साफ़ सफाई, हाइजीन मेंटेन करना, और चेहरे पे जो है अपने हाथों को ले जाना, ये इससे बचाना, इससे जो है काफ़ी हद तक जो है हम इसको रोक सकते हैं। और डॉक्टर साहब, स्पेशली लोअर एब्डोमेन की बात करें तो अधिकांश देखा गया है कि बरसात में या सर्दी में ज़्यादा पेन होता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? जिस तरीके से जो है बरसात में जो दूषित पानी का जो है संभावना जो है बढ़ जाती है, चाहे हम जो है कितनी भी सावधानियां बरतें, तो हम अगर जो है बाहर अक्सर जाते हैं, बाहर किसी भी काम के लिए जाते हैं, तो कभी न कभी जो है इस तरीके से जो है हमारी से जो संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसके लिए ये है कि हम जो है अगर फ़िल्टर वाटर नहीं है, अगर हम जो है कहीं घर से बाहर हैं, अगर हम इस तरीके से जो है अगर उबला हुआ पानी जो है हम पी लें, और घर पर भी जो है सावधानियां बरतें,
बाहर की जो है चीज़ें जो है, जो अनकुक्ड चीज़ें हैं, उसको जो है खाने से जो है परहेज़ रखें। तो मुझे लगता है कि ये इस सीज़न में जो है ये परेशानियां जो बढ़ रही हैं, इससे रोका जा सकता है। जी। और डॉक्टर साहब, काफ़ी लोग देखा जाता है कि घरेलू इलाज करते हैं, जैसे बकरी का दूध पिलाना डेंगू के पेशेंट को, और पपीते के पत्तों का रस पिलाना, उससे प्लेटलेट्स इंक्रीज होती हैं। तो क्या ये मिथ है या ये वास्तव में कारगर है? देखिए, अलग अलग पद्धति में अलग अलग जो है उपचार की विधियां हैं, और मुझे लगता है कि जो भी जो है खान पान जो भी अपना रहे हैं, अगर जो है हाइजीनिक तरीके से जो है उसको अपना रहे हैं और प्रॉपर जो है बॉयल करके जो है अपना रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर फ़ायदा होता है, और जिस तरीके से किसी भी रूप में हम खाना कम ना करें, छोड़ें नहीं, और लिक्विड के रूप में किसी भी जो है तरीके से जो हम ले लें, तो वो फ़ायदेमंद हमेशा रहता है। डॉक्टर साहब, मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है। थोड़ा इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करें। जी हाँ, जी ये दोनों बुखार जो है, चाहे मलेरिया हो चाहे डेंगू हो, इसमें बेसिक अंतर जिस तरीके से मैंने बताया कि डेंगू में जो है जोड़ों में दर्द और हड्डी में दर्द और पीठ में दर्द, और बुखार का जो ये पैटर्न है, मलेरिया में जो है या जो है एक दिन छोड़ के हो सकता है, या बीच में ठंड लगना और जाड़ा लगना और ठिठुरन लगना। तो इस तरीके से जो है ये बेसिक जो है लक्षण जो है, ये बुखार का जो पैटर्न है, और जो दर्द का जो पैटर्न है, हड्डी दर्द और जोड़ दर्द, ये बेसिक डिफरेंस वो यही है। और डॉक्टर साहब, अगर यंगस्टर्स की बात करें तो आज भी मेडिकल लाइन में बहुत सारा कंपटीशन है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो हर साल एग्जामिनेशन देते हैं, बहुत कम का ही सिलेक्शन हो पाता है। उन बच्चों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में जाने की? जी हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में जो 4 विधाएं हैं, जैसे एमबीबीएस है, डेंटल है, और नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, ये इन चारों में जो है अपार संभावनाएं हैं। केवल ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर ही बन करके जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जाया जा सकता है। और नर्सिंग के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य ने काफ़ी विकास किया है। नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सभी युवा वर्ग को, इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, और इसमें भी जो है अच्छी जो है आमदनी है। आप डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, डीन भी हैं, तो आप किस प्रकार से हर चीज़ को मैनेज कर पाते हैं? मैं जो मेरी जो दिनचर्या है, सुबह 9 बजे से ही जो है प्रारंभ हो जाती है, और मैं कई जो है अभी जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है भारतवर्ष में, और उत्तराखंड ने भी जो है ई ऑफिस का उपयोग किया है, और ऑनलाइन से जो है मीटिंग्स होती हैं, जिस तरीके से कोविड में शुरुआत हुई थी, और जिस तरीके से काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी जो है हमारे जो है चिकित्सा के क्षेत्र में आ चुका है। तो इन सभी जो है माध्यमों का मैं भरपूर उपयोग करता हूं, और जहां पर जो फिज़िकल जो है जाने की ज़रूरत होती है, वहां पर जो है चाहे वो निरीक्षण के लिए हो, चाहे वो अध्ययन अध्यापन के लिए हो, तो वहां पर जो है मैं फिज़िकल भी जो है जान की कोशिश करता हूं, और लगभग ये कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन जो भी जो है काम हो, वो शाम को 8 बजे तक जो है किसी तरीके से जो है पूरा हो जाए, और कोई भी काम जो है लंबित ना हो। और डॉक्टर साहब, पूछना चाहेंगे कि यूँ तो आज जो एजुकेशन है वो एक मार्केट की तरह हो गया है, बिजनेस हो गया है, काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं, मेडिकल के नाम पे चल रहे हैं, और बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि हम कोचिंग करके ही हम लोग ये क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। आप उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो सेल्फ स्टडी करके भी नियमित अपना सिलेबस बांध के तैयारी करें तो वो भी ईजिली क्रैक कर सकते हैं? आपका संदेश? जी हाँ, मैं सभी युवा वर्ग से, और जो भी मेडिकल फील्ड के लिए जो आना चाहते हैं, और एमबीबीएस के एस्पिरेंट्स हैं, और उनके लिए बस यही अपील है कि अनुशासन बनाएं, अपने कोर्सेज़ को नियमित रूप से अध्ययन करें, रिवीजन करें, और अभी कोचिंग में चाहे वो जो है ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे फिज़िकल कोचिंग हो, ये व्यक्तिगत जो है एक प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन स्वयं का अध्ययन करना ये अति आवश्यक है, और अपने नियमित दिनचर्या में कभी भी जो है अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, और नियमित रूप से अध्ययन करते रहें, तो अवश्य ही जो है आप सफल हो सकते हैं।
जी, और शास्त्र में भी कहा गया है कि सबसे अच्छा धन है जो वो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी दिनचर्या को वो मेंटेन कर सकते हैं ताकि उनको कोई भी रोग ना लगे, वो निरोगी रहें? जी हाँ, जिस तरीके से कई जो है बीमारियां बढ़ रही हैं और हमें ये आवश्यक हो गया है कि हम अपना जो डेली रूटीन है वो ठीक करें और बीमारियों से बचें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपनी दिनचर्या जो कि सुबह जब भी उठें आप उठ करके नियमित रूप से चाहे व्यायाम हो चाहे योगा हो ज़रूर करें। और साथ में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस रोकने के लिए प्राणायाम है, ध्यान लगाना है, ये कर सकते हैं। और अपना दैनिक जो है जो आहार का जो पैटर्न है वो ज़रूर जो है नियमित रखें और इसको संयमित रखें। अधिक भोजन, अधिक किसी विशेष प्रकार का जो है भोजन, इस चीज़ से बचें। और पौष्टिक आहार जिसमें जो है सब्जियां, सैलड्स ये अवश्य हों। जी, और आपसे ही पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अमूमन लोग घरेलू उपचार कर लेते हैं, सुबह-सुबह उठ के पानी में गिलोय डाल दिए और पूरा काढ़ा बना दिए। कोविड से जो काढ़ा है घरेलू वो काफ़ी फेमस हो गया, प्रचलन में आ गया। लेकिन सबकी बॉडी अलग-अलग है और उसको लेने से भी उसको अलग रिएक्ट कर जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पद्धति है किसी भी जो है, चाहे वो उपचार की हो चाहे वो बचाव की हो, अलग अलग पद्धतियां हैं। और इसमें एक विशेष रूप से जो जिस तरीके से आपने बताया कि कई बार हमने देखा, विशेषकर कोविड के ड्यूरेशन में कई बार जो है यही चीज़ें जो समाज में फैलती हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेने से जो है इस चीज़ से बचा जा सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि उस दौरान भी अधिकता से जो है कई मरीजों को परेशानियां भी हुई, कई लोगों को परेशानियां हुई। तो अधिकता किसी भी चीज़ की जो है, अगर किसी के परामर्श, जो उसका एक्सपर्ट हो, उसके परामर्श से ली जाए तो हमेशा जो है ये बेहतर रहता है। और अधिकता जो है कोई भी किसी भी प्रकार का सेवन, ये हमेशा ही जो है ठीक नहीं रहता है। तो सर, आपके अभी तक के सफ़रनामे में मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट ज़रूर हुआ होगा जो आपको, आपके दिल को छुआ होगा। जी हाँ, कोविड का जो पीरियड था और 1 डेढ़ साल का जो पीरियड था जो है, विशेषकर जो है जो सेकेंड वेव था, वो एक विशेष जो है अनुभव रहा है। और बहुत अच्छी अनुभूति होती है कि हमने उस दौरान जो भी जो है हमसे हो सकता था वो सेवा करी है। और किस तरीके से जो है पब्लिक को परेशानी हुई थी और किस तरीके से जो है साधन जुटाने में और मरीजों को भर्ती करने में, आईसीयू बेड दिलवाने में, ऑक्सीजन की चाहे परेशानी हो, मतलब कई ऐसे जो है उदाहरण हैं, ऐसे जो है इंसिडेंसेस हैं कि सोच करके जो है अच्छा लगता है कि उस दौरान जो है हमने जो है और हमारे जो है जितने भी हमारी टीम के लोग थे उन लोगों ने सेवा करी। और बहुत दुख होता है कि कई मरीज़ जो है जिनको जो है बचा नहीं पाए। तो ये एक हमारे पूरे जीवन का जो है ये ऐसा क्षण था कि हमें अच्छा भी लगता है और कभी कभी जो है ऐसी जो है हमें जो है एक अनुभूति भी होती है कि हम और भी अच्छा कर सकते थे। और डॉक्टर साहब, हर किसी व्यक्ति के कुछ जीने का कुछ सलीका होता है, कुछ मूल मंत्र होते हैं। तो आपके मूल मंत्र क्या हैं सफलता के? जीवन को जीने का और जो सफलता का मूल मंत्र ये है कि अपने कार्य के लिए हमेशा जो है हमेशा तैयार रहें, अनुशासित रहें और नियमित रूप से जो है अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। और कोशिश करें कि जो है जो भी कार्य हम जो है करें, हम समाज के लिए कर रहे हैं और देश के लिए कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे भेंट वार्ता करके बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि आपको भी हमारा ये वाला एपिसोड अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी
स्वस्थ भारत समृद्ध भारत है हम सबका सपना, पूरा होगा तभी ये जब एक दूसरे के साथ साथ ख्याल रखेंगे हम सभी अपना। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ गीत कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान डॉक्टर आशुतोष सयाना जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।